हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में वाणिज्य में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हो, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में डिनोट करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप उप विषय नहीं लिखोगे। तो उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के दौरान या टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है व्यापारिक कार्यालय, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा है व्यापारिक कार्यालय। उस एक बात मैं बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है वो पाठ का नाम होता है। उसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ। जैसे कि आप वाणिज्य कॉमर्स की 1 से 35 लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने 1 से 35 लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके व्यापारिक कार्यालय के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे छात्रों को व्यापारिक कार्यालय से होने वाले लाभों से परिचय कराना होता है। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय का संगठन करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को कार्यालय के पत्रों का प्रयोग करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय की परिभाषा बताने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय के विषय में तथ्यों को संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यापारिक कार्यालय से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में
जिन सामग्री का यूज करके कोई भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं और उसी को हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, सैंपल, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जब बीएड के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर एक शॉर्ट और लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री को डिटेल से समझाइए, सहायक सामग्री में क्या क्या सहायक सामग्रियाँ होती हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। इस तरह से करके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे एक डेफिनेटली हर साल आता ही आता है। तो इसको जब आप एग्ज़ाम देने जाइए बीएड का, तो इसको अपने मतलब नॉलेज में रखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको एक सहायक सामग्री के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। पूर्व ज्ञान में बस पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र व्यापारिक कार्यालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, ताकि छात्रों को प्रकरण से संबंधित कुछ बातें याद स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र प्रस्तावना प्रश्न का रुचि के साथ आंसर दे सके। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, व्यापार में दिन प्रतिदिन क्या करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, व्यापार में दिन प्रतिदिन लेन देन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, लेन देन का लेखा कौन करता है। तो छात्र आंसर देते हैं, लेन देन का लेखा लिपिक करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, लिपिक कहाँ कार्य करता है। तो छात्र आंसर देते हैं, लिपिक कार्यालय में कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, कार्यालय के कार्य एवं विभाग के बारे में बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है, चौथे क्वेश्चन के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम व्यापारिक कार्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आप फिर उसके बाद व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का आप नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य कॉलम। इस कॉलम में अब आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। कार्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। कार्य प्लस आलय किसी कार्य की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित योजना बनाना कार्य है, तथा आलय शब्द का अर्थ कार्यालय के एक ऐसे स्थान से है जहां किसी योजना की पूर्ति के लिए सुनियोजित विधि से आयोजन किया जाए। व्यापारिक कार्यालय में व्यापार संबंधित सभी अभिलेख रखे जाते हैं। मिल्स एवं स्टैंडर्ड्स कोड्स के अनुसार कार्यालय किसी संस्था के आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, कार्यालय की उत्पत्ति कार्य प्लस आलय से हुई है। मिल्स एवं स्टैंडर्ड के अनुसार कार्यालय किसी संस्था के आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। कार्यालय में तीसरा है, कार्यालय में व्यापार संबंधी सभी अभिलेख होते हैं।
व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे आप, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो छात्र आंसर देते हैं, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति कार्य धन आलय से हुई है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो छात्र आंसर देते हैं, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति कार्य प्लस आलय से हुई है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्यापारिक कार्यालय में किससे संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, व्यापारिक कार्यालय में व्यापार से संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे आप। छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। कार्यालय के विभिन्न कार्य हैं। पहला, सूचना प्राप्त करना, व्यापार संबंधित प्राप्त सूचनाओं को अधिकारियों तक पहुंचाना कार्यालय का प्रमुख कार्य है। दूसरा, सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना, प्राप्त सूचनाओं को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने का कार्य कार्यालय का ही है। तीसरा है अनुक्रमणिका तैयार करना, अनुक्रमणिका की मदद से इनको तुरंत ढूंढा जा सकता है। चौथा है लेखा करना, संस्था का हिसाब किताब भी कार्यालय में ही रखा जाता है। पहला, पूछताछ विभाग, इनका कार्य ग्राहक की कठिनाइयों का समाधान करना एवं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा है पत्र विभाग, पत्र विभाग आधुनिक व्यापार की आत्मा है। आने वाले पत्रों के उत्तर दे जाने वाले पत्रों की प्राप्ति तैयार करना पत्र विभाग का कार्य है। हिसाब विभाग, इस विभाग में समस्त व्यापार का हिसाब रखा जाता है। रोकड़ विभाग, इस विभाग के अंतर्गत धन की प्राप्ति एवं भुगतान का हिसाब रखा जाता है। क्रय विभाग का मुख्य कार्य व्यापार की आवश्यकता अनुसार समय समय पर माल खरीदना है। अभिलेख विभाग, इस विभाग का कार्य महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे, व्यापारिक कार्यालय का कार्य सूचना प्राप्त करना। दूसरा, सूचना का रिकॉर्ड। तीसरा, अनुक्रमिका तैयार करना। चौथा, लेखा तैयार करना। व्यापारिक कार्यालय के विभाग को इस तरह से आप डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे, पूछताछ विभाग, हिसाब विभाग, पत्र विभाग, रोकड़ विभाग और क्रय विभाग, अभिलेख विभाग, संस्था का हिसाब किताब भी कार्यालय में ही रखा जाता है। हिसाब किताब विभाग समस्त व्यापार का हिसाब रखा जाता है। अभिलेख विभाग का कार्य महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो बनाएंगे आप बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, व्यापारिक कार्यालय के किन्हीं 2 विभागों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, हिसाब विभाग, क्रय विभाग। पहला हिसाब विभाग, दूसरा है क्रय विभाग।
दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, किस विभाग को आधुनिक व्यापार की आत्मा कहा गया है? तो छात्र आंसर देते हैं, पत्र विभाग को व्यापार की आत्मा कहा गया है। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप लोग व्यापारिक कार्यालय के कार्य एवं विभाग याद करके आइएगा। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से वाणिज्य कॉमर्स में खुद से लेसन प्लान इजी और आसानी ढंग से बना सकते हैं। मेक श्योर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और आप ट्राई करेंगे खुद से लेसन प्लान बनाने के लिए। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।